Hello everyone, we'll be doing sample question paper for physics and this is for term 1 and we'll be discussing some general instructions with you, and in this video we'll be covering section A only. In the next video we'll cover section B as well as C with it. So do watch the video and yes, let's start with some general instructions. सबसे पहले ये ध्यान रखना, आपको सेक्शन ए में से सिर्फ 20 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 25 में से सिर्फ 20 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं आपने। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या आता है कि अगर आप सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर देते हो, मान लो कि आपने 25 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर दिए, तो होगा क्या कि फर्स्ट 20 के आपके मार्क्स लगेंगे, सिर्फ वो फर्स्ट 20 काउंट करेंगे। तो इससे बेटर ये है कि आप 20 क्वेश्चंस ही करना जो आपको अच्छे से आते हैं। तो अगर आप अपने मार्क्स नहीं कटवाना चाहते तो अगर सारे कर दोगे तो होगा क्या कि सिर्फ फर्स्ट 20 के मार्क्स मिलेंगे और उसमें जितने भी गलत होंगे सबके मार्क्स 0। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है फिज़िक्स के पेपर में। सेक्शन बी में आपको 24 क्वेश्चंस दिए हैं इन्होंने और 20 क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट करने हैं फिर से। सेक्शन सी में 6 क्वेश्चंस हैं, आपको 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। सो इन टोटल यू हैव 45 क्वेश्चंस। 45 क्वेश्चंस के बेसिस पे आपको कितने मार्क्स मिलने हैं? 35 मार्क्स। टोटल पेपर 35 का है, 15 आपका प्रैक्टिकल का है एंड देयर वोंट बी एनी नेगेटिव मार्किंग इन दिस पेपर। तो सेक्शन ए से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। फर्स्ट इज दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर। दे कैन क्रॉस ईच अदर बिकॉज इट इज़ ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो दिस इज़ तो सही है, लेकिन हमें कौन सी प्रॉपर्टी बतानी है? नॉट वाली। Second, the rate of change of potential with distance on them is 0. Rate of change of potential मतलब कि potential का जो change हो रहा है with distance is 0. So yes, this is again correct क्योंकि इनका जो potential रहता है throughout the surface it is 0। मतलब अगर आप दो चीज़ों को compare कर रहे हो, जैसे कि let's say कि आपके पास यहाँ पे भी potential 10 था, यहाँ पे भी potential 10 है, अब इन दोनों के बीच का potential कितना हो जाएगा? इट विल बी 0। सो दिस इज़ करेक्ट एज वेल। फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। तो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स तो बिल्कुल भी नहीं बनाते, दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हमारे पोटेंशियल होता है इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, कभी भी कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स नहीं बनेंगे। सो दिस इज़ करेक्ट। एंड दे कैन बी इमेजनरी स्फीयर्स। येस, दे कैन बी इमेजनरी स्फीयर्स। ये सेम क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल में भी था जो मैंने कवर किया था। सो आप देख सकते हो वो वीडियो एज वेल। सो दिस इज़ करेक्ट एज वेल। ये प्रॉपर्टी होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस की। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की एंड दिस इज़ नॉट द प्रॉपर्टी, द थर्ड वन। ठीक है, सो ये ध्यान भी रखना कि इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या प्रॉपर्टी होती है। Let's start with next question, which says we have 2 point charges 8q and minus 2q are located at x is equal to 0 and x is equal to L respectively. तो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है? x 0 पे हमारे पास 8q चार्ज लोकेटेड है। सेकेंड उन्होंने बोला है कि x इज़ इक्वल टू L पे जाओगे तो आपके पास माइनस 2q चार्ज लोकेटेड है। अब वो पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जिस पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। सो लेट्स से कि हमारे पास एक पॉइंट P है, उस पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और उसका डिस्टेंस हम मान लेते हैं R। ठीक है, फ्रॉम L। अब सबसे पहले आप देखो दो पॉइंट चार्जेस बन सकते हैं हमारे, दो पोजीशंस बन सकती हैं। एक बन सकता है x 0 के रिस्पेक्ट में P और दूसरा बन सकता है L के रिस्पेक्ट में P। अब P की वजह से दो पे हो सकता है, एक तो प्लस 8q की वजह से हो सकता है, दूसरा माइनस 2q की वजह से हो सकता है एंड देयर इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अब सबसे पहले हम निकालेंगे E1 बिटवीन 8q एंड P। तो ये हो जाएगा आपका K 8q ओवर डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस कितना हो गया? यहाँ से लेकर यहाँ तक L और R जोड़ दो इसके अंदर, तो ये कितना हो गया? L प्लस R का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू K और यहाँ पे किसके बीच में है? माइनस 2q और P के बीच में, तो ये क्या हो गया आपका? 2q
माइनस इसलिए नहीं ले रहे बिकॉज आई एम टेकिंग मैग्नीट्यूड। और नीचे कितना आ जाएगा आपका, डिस्टेंस कितना है इसके बीच में, आर, सो आर स्क्वायर। के से के कैंसिल हो गया, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, 2 और 8 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 यहाँ पे और यहाँ पे 1। तो अब आपके पास बचा क्या, 4 और आर स्क्वायर इधर चला जाएगा। सो 4r स्क्वायर इज इक्वल टू एल प्लस आर का होल स्क्वायर किधर चला जाएगा, राइट साइड पे, एल प्लस आर का होल स्क्वायर। सो दिस इज 4r स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2lr। अब देखो यहाँ से हमें इसको सिंप्लीफाई करना है सो दैट वी कैन गेट द वैल्यू। तो वैल्यू कैसे निकलेगी हमारी, हमारे पास आ जाएगा, वैसे एक और चीज़ कर सकते थे यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में, नहीं तो हमारे पास क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर सॉल्व करनी पड़ेगी। तो एक काम ये भी कर सकते हो आप लोग कि 4r स्क्वायर को स्क्वायर की टर्म्स में लिखते हैं। तो 2 को स्क्वायर की टर्म्स में आप कैसे लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर तो होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर हो गया ना, अब हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। बचा क्या हमारे पास, 2r इज इक्वल टू एल प्लस आर। आर की वैल्यू इधर जाएगी तो आर हो जाएगा, आर क्या हो गया आपका, एल। तो इसका मतलब कि हमारा कितना होना चाहिए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, आर इज इक्वल टू एल, मतलब ये भी एल के बराबर होना चाहिए। जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस इसका भी होना चाहिए। तो ये डबल हो जाएगा, एल प्लस एल, 0 से लेकर पी तक कितना है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन रहा है, सो इट विल बी 2l। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट p is placed parallel to uniform electric field. The amount of work done in rotating the dipole by 90 degree is। तो वर्क डन क्या होता है डायपोल के केस में, W इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब आपके पास पी ई एज इट इज़ आएगा, थीटा 1 कितना हो गया आपका, इट इज़ 0, इनिशियली 0 डिग्री पे था, अब कितना उसको रोटेट कर दिया हमने, 90 डिग्री पे ले आए हैं, सो दिस इज़ कॉस 90। अब कॉस 0 कितना होता है आपका 1 और कॉस 90 कितना होता है 0, सो दिस विल गिव यू पी ई एज आंसर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हमें 3 कैपेसिटर्स दिए हुए हैं, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज विद ईच अदर एंड दे आर सेइंग टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो लगे कैसे हुए हैं ये, ऐसे 2 माइक्रोफैरेड हो गया, फिर उसके बाद आपका 3 माइक्रोफैरेड हो गया, फिर आपका 6 माइक्रोफैरेड हो गया। तो ये तीनों कनेक्टेड है किसमें, सीरीज में। So they are in series, will find the equivalent capacitance. So equivalent capacitance का फॉर्मूला क्या होता है, CEQ 1 C1 1 C2 1 C3, तीनों ही किस में है, दे आर इन सीरीज़। तो सीरीज़ का फॉर्मूला ये रहता है कैपेसिटेंस के केस में। सो यू गेट 1/2, यू गेट 1/3, यू गेट 1/6। सो LCM ऑफ दिस इज 6। फर्स्ट टर्म को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से, सेकेंड टर्म को 2 से, थर्ड टर्म आपकी एज इट इज़ रहेगी 3 + 2 + 1, सो दिस इज 6/6, 1 आ गया। अब 1/c आपका किसके इक्वल है, 1 के, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब भी हमारे पास c की वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइक्रोफैरेड। सो दिस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। सो वी हैव 2 पॉइंट चार्जेस placed in a medium of dielectric constant 5 are at a distance r between them, experience an electrostatic force F. The electrostatic force between them in vacuum at the same distance r will be, मतलब इसके बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन रहा है। तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, F वाला फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब इन्होंने हमें क्या बताया कि आपका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना है, इट इज़ 5। तो इसको आप क्या करोगे, 1/4πε0 को चेंज करके लिख दोगे किस में, 5 में, एंड Q1 Q2 एज इट इज़ आर स्क्वायर है। सो दिस इज सेम एज व्हाट, F.
सो ये क्या हो जाएगा आपका 5 टाइम्स ऑफ F. So what is your right answer? It is the first one. All right. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पूछा गया विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर गॉस लॉ. कौन सी स्टेटमेंट इसमें से गॉस लॉ के अगेंस्ट सही है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. ऑल द चार्जेस वेदर इनसाइड और आउटसाइड द गॉसियन सरफेस कंट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. दिस इज़ वेरी रॉन्ग, क्योंकि हमें पता है कि कौन सी वैल्यू होती है हमारी गॉसियन सरफेस में. सो इनसाइड और आउटसाइड तो बिल्कुल भी नहीं होती, सिर्फ हमारी कौन सी रहती है, इट इज़ द इनसाइड वन. नेक्स्ट आपको पूछा गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द गॉसियन सरफेस. तो इस पे भी डिपेंड नहीं करता, इट कैन बी एनीथिंग. थर्ड है गॉस थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. नो, दिस इज़ रॉन्ग कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ही ये एप्लीकेबल है. लास्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द गॉसियन सरफेस रिमेन्स कॉन्स्टेंट, continuous and uniform at every point. Yes, this is true. The last one is correct out of all above. Let's start with question number 7. It says capacitor plates are charged with a battery of V volts. So सबसे पहले हमें बोला गया है कि हमारे पास एक कैपेसिटर है and it is being charged by battery with V volts. तो इसके पास V volts की बैटरी है and it is being चार्ज हो रहा है. इसका मतलब इसके पास कैपेसिटेंस होगा, इसके पास कुछ चार्ज होगा, राइट. चार्ज भी है इसके पास, Q हो जाएगा लेट्स से. और यहाँ पे उसके बाद इन्होंने क्या किया, आफ्टर चार्जिंग बैटरी इज़ डिसकनेक्टेड एंड अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज़ बीइंग इंसर्टेड. तो इसके अंदर हम क्या प्लेस कर रहे हैं, एक डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर रहे हैं, ठीक है. तो इसके अंदर हमने एक डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K. बट हमारा जो चार्ज है वो क्या रहेगा, इट विल बी सेम वेदर इन दिस फर्स्ट कंडीशन और इट इज़ इन द सेकेंड कंडीशन. Q विल रिमेन कांस्टेंट. सो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास C डैश क्या हो जाएगा, आई मीन C कैपेसिटेंस होता है. C डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपेसिटेंस ऑफ C, क्योंकि कैपेसिटेंस इसमें हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने इसमें ऐड किया है. नेक्स्ट, अगर मैं निकालना चाहूँ वैल्यू ऑफ Q डैश, तो ये क्या हो जाएगी, C डैश V डैश, ठीक है. अब हमने बोला था कि हमारा जो चार्ज होता है वो कांस्टेंट है, फर्स्ट केस में भी सेकंड केस में भी. सो Q इज इक्वल टू C डैश V डैश लिख सकते हैं, क्योंकि चार्ज इज कांस्टेंट, चाहे इसमें ले लो चाहे इसमें ले लो, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में. देन इफ़ आई पुट द वैल्यू ऑफ C डैश इन इट, C डैश की वैल्यू कितनी है, KC V डैश. अब V डैश कितना निकल आएगा हमारा, Q ओवर KC. और Q ओवर KC को आप चेंज कैसे करोगे, Q ओवर C क्या होता है, Q ओवर C क्या होता है आपका, C इज़ इक्वल टू QV और V इज़ इक्वल टू क्या होता है, Q इज़ इक्वल टू CV. इट इज़ Q इक्वल टू CV और V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q ओवर C. तो हमारा ये क्या बन गया, V ओवर K. तो हमारी वैल्यू चेंज होके क्या हो जाएगी, पोटेंशियल चेंज होके क्या हो जाएगा, V ओवर K. पहले तो V था पोटेंशियल फर्स्ट केस में, लेकिन जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऐड करोगे इसमें तो आपकी वैल्यू विल बी चेंज्ड बाय V बाय K. यू हैव टू डिवाइड पोटेंशियल विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ EMF ऑफ अ सेल. सो जो हमारा बेस्ट इंस्ट्रूमेंट होता है, अगर आप निकालना चाहो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का EMF क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब वोल्टेज एक तरह की सेल की, तो आप किससे निकाल सकते हो, पोटेंशियोमीटर से. दैट्स द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट आउट ऑफ ऑल अबव. नेक्स्ट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट. An electric current is passed through a circuit containing two wires of same material and they are connected in parallel. If the length and radii of the wire are in the ratio 3:2 and 2:3, then the ratio of the current passing through the wire will be. तो सबसे पहले हमें I1 I2 दिया हुआ है. No, it is length. Sorry, it is length L1 ratio L2. which is 3:2. Then radii दिया हुआ है R1 ratio R2 which is 2:3.
3. वी हैव टू फाइंड द रेशियो बिटवीन करंट I1 I2 हमें निकालना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखो तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया जा सकता है। रेजिस्टेंस फार्मूला कैन बी यूज्ड सो दैट वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट हेयर। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R1 R2 क्या होता है, इट इज़ रो L1 पाई R1 स्क्वायर। इसी तरह हम लिखेंगे R2 रो L2 पाई R2 square. So now we'll be comparing these two so that we can find the value of R1 over R2. तभी तो हमारा करंट आएगा, क्योंकि करंट किस पे डिपेंड करता है, वोल्टेज और R पे। तो इसी वजह से यू विल टेक R1 ओवर R2, और R1 ओवर R2 की वैल्यू क्या आएगी आपकी, L1 ओवर L2 इंटू पाए से, देखो पाए कैंसिल, रो से रो कैंसिल, बचा क्या आपके पास R2 का स्क्वायर ओवर R1 का स्क्वायर। ऊपर नीचे हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारा ये किस में है, डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो L1 आपको दिया हुआ है 3, L2 आपको दिया हुआ है 2, R2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर देन 2 का स्क्वायर। सो ये फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 27, नीचे 8। तो इन दोनों का रेशियो आपका कितना हो गया 27/8। अब हमें करंट का रेशियो निकालना है। तो I1 ओवर I2, I1 क्या होता है V ओवर R1, V ओवर R2, और V से V कैंसिल, ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे, R2 ओवर R1 हो जाएगा, और R2 ओवर R1 हमारा क्या होगा 8 ओवर 27, 27 ओवर 8 नहीं, 8 ओवर 27, क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन एज बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एंड अ सेमी कंडक्टर। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि हमारे को टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है, और दूसरी चीज़ इन्होंने हमें क्या बोला है दैट द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर। तो कंडक्टर के केस में क्या होता है, इट इंक्रीज़ हो जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, बिकॉज उसका जो कोफिशिएंट होता है रेजिस्टिविटी का इट इज़ पॉजिटिव, और जो सेमी कंडक्टर का कोफिशिएंट होता है वो नेगेटिव होता है, जिस वजह से हमारा कंडक्टर में तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करता है, इस केस में इंक्रीज़ करेगा, लेकिन सेमी कंडक्टर में क्या होगा, इट विल डिक्रीज़, सेमी कंडक्टर में इट विल डिक्रीज़। सो इंक्रीजेस फॉर अ कंडक्टर एंड डिक्रीजेस फॉर अ सेमी कंडक्टर, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। सो वी यूज़ अलॉयज फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स बिकॉज दे हैव। तो जो रेजिस्टर की प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, रेजिस्टर्स को हमें कैसा बनाना होता है, हमें चाहिए कि उनके जो टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टिविटी है वो कम हो, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो, तभी तो वो बेटर सस्टेन कर पाएंगे। सो देयरफॉर यू कैन टेक लो टेम्परेचर रेजिस्टिविटी, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, एंड यू कैन टेक हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तभी दे विल बी बेटर ऑफ, मतलब बेटर तभी बनेंगे वो। मेटल्स को ना यूज़ करके यू कैन यूज़ अलॉयस बिकॉज दे हैव लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी and high specific resistance, so that's why they are better in terms of metals. Next is, let's start with question number 12. It says constant voltage is applied between the two ends of a uniform metallic wire. Heat H is developed in it. If another wire of the same material, double the radius, twice the length as compared to the original wire is used, then the heat developed in it will be. तो सबसे पहले आप ध्यान से देखो आपके पास दिया क्या हुआ है, एक सर्किट है हैविंग रेजिस्टेंस R एंड पोटेंशियल इज़ V एंड हीट डेवलप्ड इज़ H। अब उसके बाद हमारे पास एक और सर्किट है, उसके अंदर हमारे पास दूसरी वायर है, बट इट इज़ ऑफ रेडियस डबल, R हो गया हमारा 2R, लेंथ उसकी हो गई 2L, ठीक है। तो ये चेंजेस आए हैं। अब हमें कंपेयर करना है कि हीट फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में कितनी इवॉल्व हो रही है, उसका हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। सो सबसे पहले आप क्या करोगे, R लिख लो, R की वैल्यू कितनी होती है, रो L ओवर पाई R स्क्वायर। इस वाले केस में R डैश कितना होगा आपका, रो L की जगह 2L
और पाई एज इट इज़, आर पे क्या चेंज आएगा, 2r का स्क्वायर. सो दिस विल बी रो 2l 4 पाई r स्क्वायर. तो ये आ गया हमारा आंसर. और जो हमारी हीट डेवलप होगी वो क्या होती है, H इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर टी, और यहाँ पे H डैश कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर आर डैश टी. आर डैश की वैल्यू हम ये प्लेस करेंगे जो हमें दी गई है. ठीक है, अब इसको रिड्यूस कर सकते हो तो रिड्यूस कर लो, 2 आ जाएगा नीचे और ऊपर 1. तो आपके पास आर की वैल्यू भी है, आर डैश की वैल्यू भी है, और वी आपका कांस्टेंट है. तो हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, वैल्यूज़ निकालते हैं. एच डैश ओवर एच, एच डैश की वैल्यू है आपके पास वी स्क्वायर ओवर आर इंटू टी, और आपके पास एच की वैल्यू है वी स्क्वायर आर डैश इंटू टी. टी से डी कैंसिल, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, 1 ओवर आर बचा और 1 ओवर आर डैश बचा. तो अब आप इसको रेसिप्रोकल करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आर डैश ओवर आर. अब आर डैश की वैल्यू है आपके पास, आर की वैल्यू ऑलरेडी है आपके पास, तो सारी वैल्यूज़ आपके पास हैं. अब आप क्या करोगे, यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ, सॉरी दिस इज़ आर डैश एंड दिस इज़ आर, नीचे वाला आर होगा ना, और यहाँ पे इंटरचेंज कर देंगे हम, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाती है, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाती है. सो दिस इज़ आर हेयर, दिस इज़ आर डैश. नाउ विल प्लेस द वैल्यू ऑफ आर एंड आर डैश रिस्पेक्टिवली. आर की वैल्यू ये रही और आर डैश की वैल्यू ये रही आपके पास. वी विल प्लेस दीज टू वैल्यूज़ इन द इक्वेशन. सो इट इज़ रो एल ओवर पाई आर स्क्वायर, और आर डैश की वैल्यू कितनी है, रो एल 2 पाई आर स्क्वायर. रो एल से रो एल कैंसिल, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल. सो यू विल गेट 2 ओवर 1 एंड द रेशियो ऑफ इट इज़ 2 ओवर 1, और एच डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ एच, बिकॉज एच डैश ओवर एच किसके इक्वल है, इट इक्वल्स 2 ओवर 1. तो रेसिप्रोकल कर दो इसका, तो 2 इधर h इधर चला गया, तो ट्वाइस ऑफ h. सो थर्ड वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन. Question number 13 says, if the potential difference V applied across a conductor is increased to 2V with its temperature kept constant, the drift velocity of the free electron in a conductor will. तो सबसे पहले उन्होंने हमें ये बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा किससे, 2V से, और टेम्परेचर क्या करोगे, कांस्टेंट रखोगे. ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा, तो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है, इट इज़ VD equals to E M L and time is there, relaxation constant is there. So temperature constant है आपका, रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट है, सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, बट एक चीज़ चेंज हो रही है, वो है पोटेंशियल. इस E को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, V से, और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, डबल हो जाएगा. ये 2V लिख दोगे इधर, तो हमारी इनिशियल वैल्यू में क्या चेंज आया कि वो हमारी ट्वाइस हो गई. तो VD इज़ प्रोपोर्शनल टू 2V. सो इट इज़ द थर्ड वन विच इज़ डबल ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, क्योंकि 2V हो जाएगा हमारा. सो इट विल बी थर्ड वन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14. वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B. तो सबसे पहले तो इसको मार्क कर देती हूँ. यहाँ पे ये हमारा है 30 ओम, ये है हमारा 6 ओम, 6 ओम है, और ये है हमारा 8 ओम. दिस इज़ माय 3 ओम, और A पॉइंट ये रहा, B पॉइंट ये रहा. तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रीड्रॉ करना पड़ेगा, सो दैट यू कैन फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन A पॉइंट एंड B पॉइंट. तो सबसे पहले यहाँ पे इसको रीड्रॉ करते हैं. सो दिस इज़ 3 ओम, और 3 ओम के पैरेलल में क्या है, वी हैव 6 ओम. स्टार्टिंग विथ पॉइंट A एंड दिस इज़ 6 ओम, और 3 ओम के सीरीज़ में क्या लगा हुआ है, इट इज़ 8 ओम. देन 8 ओम के साथ कंप्लीट पैरेलल में क्या है आपका, इट इज़ 30 ओम. एंड दिस इज़ माई पॉइंट B.
अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो 3 ओम और 6 ओम पैरेलल में है, तो सबसे पहले हम यही निकाल लेते हैं, 1/r इज़ इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6, तो ये हो जाएगा 6 + 3 डिवाइडेड बाय 18, सो यू विल गेट 9/18 विच इज़ 1/2। तो r की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 ओम। तो इसको अगर रिजॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, इसका टोटल आंसर कितना आ गया 2 ओम। अब 2 ओम किसके पैरेलल में है, वो है 8 ओम के पैरेलल में, तो 2 ओम और 8 ओम को आप ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 10 ओम। तो ये कंप्लीट वैल्यू मिला के हमारी कितनी हो गई 10 ओम। अब 10 ओम किसके पैरेलल में है 30 ओम के, तो हम 30 ओम के इसको पैरेलल में रखते हैं एंड दैट विल गिव अस द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो इट इज़ 1/r डैश इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/30 एंड 10 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, इट विल बी 30, और फर्स्ट वाले को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से, सेकेंड वाला एज इट इज़ रहेगा 1 ही रहेगा, सो इट इज़ 4/30। तो इसका रेसिप्रोकल कर लो, you will get the value as 30/4, and what is 30/4, it is 15/2, and 15/2 is what, 7.5 ohms. So this is the third option, correct option is third one. Let's start with question number 15, which says the SI unit of magnetic field intensity. तो magnetic field intensity क्या होता है हमारा, B is equal to FIL sin theta। तो हमारा फोर्स आपको पता है किस में मेजर किया जाता है, न्यूटन में, आई किस में मेजर किया जाता है, एमीटर में, और एल मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर, वो किस में होता है आपका मीटर में। तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, एन एज इट इज़ ए की पावर -1, क्योंकि यहाँ पे 1 है, मीटर की पावर -1। सो दिस इज द सेकेंड वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Then we have question number 16. In question number 16 it says coil of a moving coil galvanometer is wound over a metal frame in order to reduce hysteresis, increase sensitivity, increase moment of inertia, provide electromagnetic damping। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है कि हमें वाउंड क्यों करते हैं मेटालिक फ्रेम पे, सो दैट वी कैन हैव electromagnetic damping, so it becomes dead beat electromagnet। हमें बनाना होता है dead beat electromagnet, so that's why we have to reduce the damping of it। So correct option out of this is we have to provide electromagnetic damping। electromagnetic damping का मतलब होता है कि आपको क्या करना है, अपनी waves को reduce करते जाना है। This is what damping is। So fourth one is the correct one। 17th क्वेश्चन में आपसे बोला गया है we have two wires of same length आर शेप्ड इनटू अ स्क्वायर, एक स्क्वायर की शेप में, दूसरा आपका सर्कल की शेप में विद रेडियस आर। तो उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी है कि जो लेंथ है वो एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। नाउ इफ़ दे कैरी सेम करंट, द रेशियो ऑफ देयर मैग्नेटिक मूवमेंट, तो मैग्नेटिक मूवमेंट को किससे डिफाइन करते हैं हम, M इज़ इक्वल टू IA। सो अब एरिया तो दोनों का अलग अलग ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे पास एक है स्क्वायर, उसकी साइड है A, और दूसरा हमारे पास है सर्कल, उसका रेडियस है R। तो आपका यहाँ पे एरिया कितना हो जाएगा, इट विल बी L इज़ इक्वल टू 4A, आई मीन द पेरीमीटर इज़ इक्वल टू 4A। सो आपकी A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L/4, एंड एरिया विल बी L/4 होल स्क्वायर। सो दिस इज़ L²/16। इसी तरीके से हम इसका भी निकाल लेंगे। हमें पता है कि पेरीमीटर क्या होता है, 2πr इज़ इक्वल टू L, और R की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, L/2π। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम L की टर्म्स में निकाल रहे हैं, ताकि जब हम रेशियो निकालें तो इसका सिंप्लीफाई करना आसान हो जाए। सो एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ सर्कल इट इज़ πr², सो L/2π होल स्क्वायर। तो बचा क्या हमारे पास, पाई L² / 4πr², पाई से पाई कैंसिल, सो L² / 4π
अब मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए मैंने अभी फॉर्मूला बताया था I इंटू ए। तो m1 निकालेंगे तो m1 ओवर m2 ले लेते हैं, रेशियोस हो गई इनकी। सो दिस विल बी I, दिस विल बी a1, दिस विल बी I a2, I से I कैंसिल। a1 की वैल्यू आप निकालोगे, a1 की वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास, इट इज़ एल स्क्वायर ओवर 16। a2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, एल स्क्वायर ओवर 4 पाई। सो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, 1 ओवर 1 आ गया। 16 और 4 को कैंसिल करोगे, दिस विल गिव यू 4, और हमारे पास क्या बचा, पाई ओवर 4। सो रेशियो विल बी पाई रेशियो 4, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3. Alright, let's start with question number 18. So it says the horizontal component of a earth magnetic field is under root 3 times the vertical component. तो ये हमें कंडीशन दी हुई है, BH इज इक्वल टू अंडर रूट 3 BV। हमें बोल रहे हैं कि आपको निकालना है एंगल ऑफ अ डिप। एंगल ऑफ अ डिप का क्या रिलेशन होता है, BV इज इक्वल टू BH tan डेल। तो ये हमें निकालना है, बेसिकली tan डेल हमें निकालना है। सो tan डेल आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा गिवन रिलेशन और ये नोन रिलेशन जो है हमारे पास ऑलरेडी। तो अब आप इससे क्या कर सकते हो, यू कैन फाइंड tan डेल विच विल बी BV ओवर BH। अब यहाँ पे आपके पास BH की वैल्यू ऑलरेडी है, इसमें प्लेस कर दो, यू विल गेट अंडर रूट 3 BV। तो BV से BV कैंसिल, वी हैव 1 ओवर BV, देन 1 ओवर अंडर रूट 3 हमारी वैल्यू कब होती है, tan की। सो इट इज़ एट 30 डिग्री। और 30 डिग्री को आप कैसे कन्वर्ट करोगे रेडियन में, क्योंकि आप देख सकते हो रेडियन दिया हुआ है यहाँ पे। तो 30 को आप क्या करोगे, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सो दिस विल गिव यू पाई ओवर 6, विच इज़ द फर्स्ट ऑप्शन, पाई ओवर 6 रेडियंस। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दिया हुआ है द स्मॉल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड जियोग्राफिक एक्सिस एट अ प्लेस इज। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन और एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। सो इट इज़ द फोर्थ वन, मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में और जियोग्राफिक एक्सिस के बीच में हमारे पास एक एंगल होता है विच इज़ ऑल्सो नोन एज डिक्लाइनेशन और एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, और इसको एंगल ऑफ डिप भी हम बोलते हैं। Next is question number 20. Two coils are placed close to each other. The mutual inductance of the pair of coil depends upon the। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस का, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन रिलेटिव पोजिशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल्स, कि कैसे आपने ओरिएंट किए हैं अपनी कॉइल्स को, और दूसरा उनके बीच में रिलेटिव पोजीशन कैसी है, क्योंकि आप दो कॉइल्स का यूज़ कर रहे हो तो उनकी पोजीशन मैटर करेगी, और आपका क्या मैटर करेगा, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि आपने कैसे प्लेस किया, बाकी और कुछ डिपेंड नहीं करेगा। रेट एट विच करंट चेंजेस इन टू कॉइल्स, दिस इज़ नॉट डिपेंडेंट। रिलेटिव पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल्स, दिस इज़ देयर। सेकेंड इज़ देयर, थर्ड पे मैंने करेक्ट कर दिया, सेकेंड इज़ देयर। रेट एट विच वोल्टेज इंड्यूस्ड अक्रॉस टू कॉइल्स, वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता, एंड करेंट्स इन टू कॉइल्स, इस पे भी डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21। इसमें आप देख सकते हो यू हैव अ स्क्वायर लूप, और स्क्वायर लूप में आपके पास साइड L की है और रेजिस्टेंस R दिया हुआ है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आपका ये लूप मूव कर रहा है। मैग्नेटिक इंडक्शन B है इसके ऊपर, इट इज़ कांस्टेंट इन टाइम एंड स्पेस, पॉइंटिंग परपेंडिकुलर एंड इनटू द प्लेन। तो प्लेन की तरफ है ये, जो हमारा क्रॉस वाला होता है इट इज़ टुवर्ड्स द प्लेन, एंड जो हमारा सर्कुलर वाला होता है वो बाहर की तरफ आता है। द करेंट इंड्यूस इन द लूप इज़, तो मतलब वो पूछ रहे हैं कि कितना करंट इंड्यूस हो रहा है यहाँ पे। तो कितना करंट इंड्यूस होगा यहाँ पे, इफ़ दे आर इन सेम डायरेक्शन, B एंड V आर इन सेम डायरेक्शन, सो देयर वोंट बी एनी चेंज इन फ्लक्स विथ टाइम, क्योंकि आपको पता है कि E क्या होता है आपका, डेल फाई ओवर डेल टी। तो यहाँ पे अगर कोई चेंज होगा ही नहीं, अगर ये सारे B, A और थीटा आपके कांस्टेंट रहेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो देयर वोंट बी एनी चेंज इन फ्लक्स। और अगर फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है आपका, नो करंट इज इंड्यूस्ड, सो इट इज़ 0 एज द आंसर।
नेक्स्ट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 22 में मैग्नेटिक फ्लक्स आपको दिया हुआ है, फाई दिया हुआ है आपको, और आपको निकालना क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ एट टी इज इक्वल टू 4। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका। आपको पता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, इट इज़ ई इक्वल टू डी फाई ओवर डी टी, मतलब डेरिवेटिव लेना है आपने फाई का। सो डेरिवेटिव फाई का कितना हो जाएगा करके बताते हैं। 5t का स्क्वायर है, 3t है, प्लस 16 है। 5t स्क्वायर का डेरिवेटिव लोगे तो 2 आगे आ जाएगा, इट विल बी 10 और t की पावर 1 हो जाएगी। 3t1 1 आगे आएगा, 3 आ जाएगा, t की पावर 0। यहाँ पे तो कोई पावर होएगी नहीं 16 की, सो इट इज़ 0। सो आपके पास आंसर क्या आ गया, 10t प्लस 3। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और टाइम कितना है आपके पास इस केस में, इट इज़ 4। तो 10 इंटू 4 प्लस 3, इट इज़ 43। कितना हो गया आपका आंसर, 43 वोल्ट। और इंड्यूस्ड ईएमएफ आपने निकालना था, तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -43 वोल्ट, क्योंकि हमारी ई की वैल्यू जो होती है वो होती है -d5 ओवर dt। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ करंट एंड एफ इन अ सर्किट, इन एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर कैपेसिटर। तो प्योर कैपेसिटर का मतलब क्या होता है, वी विल हैव आई प्रोपोर्शनल टू एफ, मतलब कि आपका जो आई है, करंट जितना जितना आप बढ़ाओगे उतना उतना फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, या जितनी फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाओगे उतना करंट बढ़ेगा। तो ये प्रोपोर्शनल होते हैं आपस में। प्रोपोर्शनल है इसका मतलब स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। तो कैसे आती है ये वो बता देते हैं। आई इज़ इक्वल टू आपका होता है वी ओवर एक्स सी फॉर प्योर कैपेसिटर, दिस इज इम्पिडेंस ऑफ कैपेसिटर। और वी एक्स सी कितना होता है आपका 1/2 पाई एफ सी। तो आपकी वैल्यू एफ सी की किधर चली जाएगी और 2 पाई किधर चला जाएगा, इट विल बी इन मल्टीप्लिकेशन। सो यू कैन सी कि आई आपका बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के। सो इफ़ यू आर इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, करंट विल इंक्रीज। सो इट इज़ लाइक दिस, अ स्ट्रेट लाइन you can see for a pure capacitor. Let's start with question number 24. It says a 20 volt AC is applied to a circuit consisting of a resistance and a coil with negligible resistance. तो हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस एक सर्किट है, उसमें 20 वोल्ट AC प्रोवाइड किया जा रहा है, एंड हमें दिया हुआ है उसमें एक रेजिस्टेंस है, और साथ ही साथ हमारे पास क्या है, एक कॉइल है। तो कॉइल के पास क्या होता है, इंडक्टेंस, और रेजिस्टेंस के पास क्या होता है, रेजिस्टेंस। सो इट विल बी वी आर, दिस विल बी वी एल। तो उन्होंने बोला है कि वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो 12 वोल्ट बन रही है, व्हाट विल बी द वोल्टेज अक्रॉस वी एल, वी एल के अक्रॉस कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले वी आर के अक्रॉस हम वोल्टेज लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा ये, आई इफेक्टिव इंटू आर, वी इज इक्वल टू आई आर होता है, जैसे वही लिखा है हमने, वैसे ही वी एल के लिए भी हमारा यही हो जाएगा, आई इफेक्टिव इंटू एल। और टोटल वोल्टेज अगर आपको निकालनी है, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। सो इट विल बी I effective R square whole square, I mean, then I effective into L whole square, right? This is how we can write. और हमारे पास टोटल V तो दिया ही हुआ है हमें ऑलरेडी, इट इज़ 20 स्क्वायर, और हमें वी आर स्क्वायर भी दिया हुआ था विच इज़ 12 स्क्वायर, प्लस और वी एल हमें निकालना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो 20 स्क्वायर, और इस तरफ हमारे पास क्या है, अंडर रूट, 20 स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे, या तो स्क्वायर लिखेंगे या तो यहाँ से अंडर रूट हटा देते हैं। ठीक है, अंडर रूट ही हटा देते हैं तो बेटर है। 20 स्क्वायर कितना हो गया हमारा, इट इज़ 400, और 12 स्क्वायर कितना हो गया हमारा, इट इज़ 144 प्लस वी एल स्क्वायर। तो 400 माइनस 144 इज़ 256, और वी एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, इट विल बी 16 वोल्ट। तो हमारा वी एल के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, 16 वोल्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वी हैव टू फाइंड इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ EMF एंड द करंट इन एन सीरीज AC सर्किट आर. तो आपके पास पोटेंशियल दिया हुआ है, आपके पास करंट दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड कि इसकी कंडीशन क्या होगी. तो सबसे पहले आप ध्यान से देखो, इट इज़ गिवन नेसेसरीली RL सर्किट, R और L सर्किट होगा ये. सो हमें पता है कि RC और LCR सर्किट में कंडीशन क्या होती है. RC और LCR सर्किट में कंडीशन ये होती है दैट I मतलब करंट कैन लीड द वोल्टेज. किसके आगे जा सकता है वो, वोल्टेज के आगे जा सकता है, राइट, RC और LCR सर्किट में. बट यहाँ पे आपके पास कंडीशन क्या है, E इज़ इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, I इज़ इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/3. सो यहाँ पे आप देख सकते हो दैट it can be RC or it can be LCR circuit because it has a constant phi constant of π/3. तो एंगल है अगर इसके पास, तो इसका मतलब ये ऑब्वियसली लीड कर रहा है वोल्टेज को, क्योंकि यहाँ पे कोई इसके पास फाई नहीं था, E के पास मतलब वोल्टेज के पास कोई भी फाई नहीं था. तो आई कैन सी दैट I इज़ लीडिंग द वोल्टेज. सो देयरफॉर it can be RC or it can be LCR circuit. So this was the condition for RC and LCR circuit. तो यहाँ पे हमारा सेक्शन A ख़त्म होता है. इसके आगे हम सेक्शन B की वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो अलग वीडियो होगी. सो इसको पूरा कंप्लीट देखना और अच्छे से नोट कर लेना अपने पास आंसर. थैंक यू फॉर वॉचिंग. और जो भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं आपको वो ज़रूर नोट करना कि अगर आपको 25 क्वेश्चन दिए गए हैं तो उसमें से 20 ही अटैम्प्ट करना. पहले अगर आपने सारे अटैम्प्ट कर दिए तो पहले 20 के मार्क्स मिलेंगे और उसमें जितने भी गलत होंगे उसके 0 मार्क्स. ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है वाइल अटेम्प्टिंग टर्म 1 पेपर. अब इसके बाद सेक्शन B में मिलेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना ये वाली वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.